नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम मनचलों से मुक्ति कब में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मनचलों की दुनिया में बेटियां जब शिकार बनने लगे तो आखिरकार कैसे ये मान लें कि सुरक्षित हैं हम। हैवानियत कभी ये देख करके नहीं आती कि वो किसे निगल रही है, वो ये देखती है तो बस अपनी इच्छा, और इसके बाद उसका शिकार हुए लोग अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हर रोज तूल पकड़ रही है। कभी कोई बेटी इसका शिकार हो रही है तो कहीं कोई मासूम। ये सिसकियां किसी को सुनाई क्यों नहीं देती हैं। मौत अगर किसी बीमारी या नॉर्मल एक्सीडेंट से हो तो आज नहीं तो कल घाव भर जाते हैं, लेकिन मौत का कारण जब ऐसा जघन्य हो तो सवाल सत्ता से लेकर के सुरक्षा तक पर उठने लगते हैं। अगर इस तरह की घटनाओं पर तत्काल एक्शन लिए जाते हैं, इसके बावजूद भी यह कैसे हो रहा है कि मनचलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। और इसी मुद्दे को लेकर के देखिए हमारा एक खास कार्यक्रम मनचलों से मुक्ति कब। तो आखिरकार इन मनचलों से मुक्ति कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और इसे जानने के लिए हम हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। मनीष दादीच बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर। अशोक कुमार हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास जुड़े हैं सरहदी जिले श्रीगंगानगर से। तो जिला हेडक्वार्टर से लगा करके ग्रामीण इलाकों तक पर मनचलों का आतंक है और मनचलों से परेशान बहन बेटियां घर से निकलने में भी कतरा रही हैं। सबसे पहले बीकानेर का रुख करेंगे और सहयोगी मनीष दादीच वहां पर मौजूद है। मनीष, आखिरकार इन मनचलों से मुक्ति कैसे मिलेगी, स्थानीय लोगों का क्या सोचना है और पुलिस इसे लेकर क्या कर रही है? जी हेमंत, वैदिक काल से ही यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो कहावत थी, ये जो श्लोक है, इसका मतलब यही था कि जहां जहां नारियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, वहीं पर ईश्वर का वास होता है, देवताओं का वास होता है। लेकिन वर्तमान समय में दौर इतना बदल चुका है कि महिलाएं अब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। सड़क से लेकर घर तक छात्राएं, कन्याएं या महिलाएं, उनके साथ में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं होती रही है। और अब जिस तरीके से प्रदेश में कानून का जो राज है वो समाप्त होता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम बीकानेर के एक गर्ल्स स्कूल में मौजूद है। बात करते हैं यहाँ छात्राओं से ही। जिस तरीके से आए दिन छात्राओं से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, टीजिंग की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटना आ रही हैं, आपको कभी इन तरह की चीजों का फेस करना पड़ा है? सर बिल्कुल करना पड़ा है। मेरा नाम दीपिका बोता है, बीकानेर कलाकार की टीम है। सर सामना करना पड़ता है जब अपने कुछ बोलते नहीं है, तब क्या ज्यादा उनके हाव बढ़ जाते हैं। या तो हम पलट के जवाब दें या फिर अपनी टीम बना के उनसे हम वापस वो पलट के उसी तरह का उनको जवाब दे, तब वो शांत होता है। अदरवाइज क्या करते हैं, वो लोग ज्यादा छेड़ते हैं। ये सर होता है। निश्चित तौर पर खामोशी रहती है तो ज्यादा छेड़ा जाता है, मतलब आपको जवाब देना। और निश्चित तौर पर महिलाओं को, लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, पलट करके जवाब देना चाहिए। और भी लड़कियां हमारे साथ में, क्या लगता है आपको कि कपड़ों का भी कोई फैक्टर होता है कि लड़के अपने आप कपड़े देख करके छेड़छाड़ के लिए उतावले? नहीं सर, एक्चुअली लड़कों की सोच होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में लड़कों की सोच नहीं होती। वो सोचते हैं कि बस लड़की के कपड़े शॉर्ट है तो वो लड़की भी हमारे जैसी है, लेकिन निश्चित तौर पर कपड़े मायने नहीं रखते। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कभी आपको इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ा हो या कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या लगता है कि पुलिस को शिकायत करनी चाहिए लड़कियों को? और पुलिस जो है वो कई दफा देखा जाता है कि इन शिकायतों को दबा देती। पुलिस को शिकायत करने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। हमें खुद ही बोल्ड होना चाहिए और जो जैसा है उसके साथ में वैसा ही बिहेव करना चाहिए। निश्चित तौर पर महिलाओं को खुद को ही बोल्ड होना चाहिए। कितना क्या मानती हैं आपकी जो आज के दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्म सुरक्षा की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जानी चाहिए ताकि मनचलों को वो सबक सिखा सके? हाँ, शायद दी जानी चाहिए ताकि वो खुद उसका सामना कर सके, किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, ताकि वो खुद ही अपना सामना कर ले। कभी आपको फेस करना पड़ा है इस तरह की चीजों से? यस सर, मैं पहले कूड़ो क्लास जाती थी तो मतलब मेरे फ्रेंड और हम दोनों जा रहे थे तो 2-3 दिन से लड़के छेड़ रहे थे। हमने सर को भी मतलब इन्फॉर्म करके निकले थे कि सर हम लोग ऐसी बात करेंगे, हम लोग वापस उनको सुनाएंगे, करेंगे। सुनाना भी था, बीच में फिर फाइट भी हो गई हम सारों की। मैं कूड़ो में थी तो मैंने फाइट कर ली। आप कूड़ो में थी, आपने फाइट कर ली, शारीरिक रूप से आप सक्षम आप रही थी तो आपने पलट करके जवाब दे दिया। लेकिन क्या लगता है कि आजकल जिस तरह से स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो खुद भी इस तरह की टीजिंग करते हैं? क्या बताऊं।
जी, निश्चित तौर पर कई जगह जो होता है इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को भी। आजकल लड़कियां घरों में भी सुरक्षित नहीं है। कई जगह आप अखबार में पढ़ती होंगी, टीवी में आप देखती होंगी कि चाचा ने, मामा के लड़के ने, भाई ने, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो एक किसी गलत एक जी हाँ सर, आजकल ये हो गया कि घर पे अपने चाचा भाई बहन जो भी है, वो भी अपनी लड़की को ये नहीं समझते अपनी बेटी है। ये चीज ऐसा हो गया क्योंकि अपने यहाँ की राजस्थान में पुलिस हो गई तो वो एक या फिर फैमिली वाले हो गए अपनी बच्ची को दबाते हैं कि हमारी इज्जत है। ये सब चीज करते हैं तभी जाके ये सब सबका हौसला खुलता है। मेरा कहना यही है कि इज्जत के मारे अपनी बेटी को चुप मत रखो। अगर आप इज्जत देखोगे तो आप बेटी को खो दो, तभी तो ये सारे रेप केस वगैरह ये सब सामने आते हैं। अगर आप इज्जत को देखोगे ना तो यही चीज साथ में आएगी। तौर पर जी बिल्कुल मनीष, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। चाहे घर हो या बाजार हो या फिर सड़कें हो, अस्पताल हो या फिर बसों में सफर करने के दौरान हो, इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं या फिर अंग्रेजी में इसे हम कहें ईव टीचिंग की घटनाएं लगातार जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, वाकई हमारे सब के लिए चिंता का विषय है। पुलिस को भी एक एक्शन प्लान इस पर बनाना चाहिए और कई जगह पुलिस इस पर काम भी कर रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, लेकिन एक जागरूकता बेहद जरूरी है जो इस वक्त वहां पर बच्चियां कह रही हैं और अपना दर्द भी सुना रही हैं। हमारे साथ अशोक हैं श्री गंगानगर से। अशोक, वहां पर गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर की बेटियां, गंगानगर की महिलाएं, यहां के लोग ईव टीचिंग को लेकर के कितने जागरूक हैं, क्या सोचते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है, मनचलों से कैसे मुक्ति मिल पाए? देखिए हेमंत, श्री गंगानगर भी छेड़छाड़ की घटनाओं से बिल्कुल अछूता नहीं है, क्योंकि श्री गंगानगर में भी काफी इस तरह की घटनाएं रिपोर्टिंग हमारे सामने आती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ कॉलेज गर्ल्स हैं, उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो इस पूरे माहौल को देखती हैं, किस तरह से वो इन चीजों को देखती हैं। आप बताएं कि कैसे माहौल है भी इन दिनों गंगानगर में? आप घर से बाहर निकलते हैं तो छेड़खानी की कितनी घटना संभावना रहती है? सर होती है छेड़खानी घटना, आजकल नॉर्मल ही है। कोई भी जगह पे जाओ, कोई भी हर कहीं ये है छेड़खानी का। लड़के कमेंट किए बिना रहते नहीं है, तो उनके लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। कोई कदम उठाना पड़ता है। क्या आपको कभी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी? हाँ, मतलब कुछ बोल जाते हैं तो उन्हें जवाब देना जरूरी हो जाता है और कई बार इग्नोर भी मारना पड़ता है क्योंकि अच्छा, आप एक बात बताएं कि जब इस तरह की घटनाएं आपके साथ होती हैं तो क्या पुलिस आपकी मदद कर पाती है? नहीं। आपने अच्छा कभी पुलिस को अप्रोच किया आपने? नहीं, कभी अप्रोच भी नहीं किया आपने। तो देखिए हेमंत जी, ईव टीजिंग जैसी घटनाएं, छेड़खानी जैसी घटनाएं तो बड़ी कॉमन है, न केवल गंगानगर में बल्कि प्रदेश में। हालांकि सरकार और पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि वो इस तरह की घटनाओं से निपटा जा सके। और श्री गंगानगर की बात करें तो देखिए श्री गंगानगर में महिला शक्ति दल एक बनाया हुआ है जो रेगुलर रूप से पेट्रोलिंग करता है, खासतौर से कोचिंग एरियाज, कॉलेज एरियाज या वो एरिया जहां पर लड़कियां रहती हैं, ज्यादा उनकी मूवमेंट रहती है। हमारे साथ महिला शक्ति दल के कुछ सदस्य मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम बात करते हैं सुनीता से। आप बताएं कि किस तरह की घटनाएं, किस तरह की शिकायतें आपके पास आती हैं? सर, सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल कॉलेज से ही आती है। स्कूल कॉलेज में लड़के पीछा करते हैं लगभग लड़कियों का, तो उन्हीं की ज्यादा शिकायतें आती है हमारे पास से। उनकी शिकायत आती है। जब इस तरह की शिकायतें आती है तो कीर्ति जी किस तरह से आप रेस्पॉन्स करते हैं? आप बताएं। हाँ। सर, उस तरह की शिकायत आती है तो हम तुरंत प्रभाव से उनके पास पहुंचते हैं और उनका सॉल्यूशन भी करते हैं, उनको समझाइश करके छोड़ भी देते हैं। हाँ। अक्सर आपको किस तरह के स्ट्रगल की दिक्कत आती है, मतलब समझाइश करने में किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? सर, यही कि जो लड़कियां जैसे हमें शिकायत करती है फोन पे या जैसे कहीं मिलती है तो लड़कियों को इस चीज का नॉलेज नहीं है, जैसे उनके बाइक वगैरह नंबर नोट कर ले तो फिर हम जाते हैं तो भाग जाते हैं, तो उस तरह की दिक्कत आती है सर हमें भी, कैसे पकड़े उनको। अच्छा, सबसे बड़ी कभी ये भी है कि लड़कियों को पता ही नहीं होता कि वो आप तक कैसे अप्रोच कर पाए, किस नंबर पे कॉल करें, किस थाने में जाके कॉल करें, तो उसके लिए भी कोई मूवमेंट चल रहा है क्या? सर हाँ जी, इसके लिए हम स्कूल कॉलेज में सेमिनार लगाते हैं, स्पेशल पार्कों के अंदर सेमिनार्स करते हैं जहाँ पे हम हमारा हेल्पलाइन नंबर देते हैं और उनको ये बताते हैं कि उनको विशेष परिस्थितियों में आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ये नंबर न्यूज़पेपर में आता रहता है और पुलिस के जो ग्रुप है सोशल मीडिया के माध्यम से ये नंबर लड़कियों में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए हेमंत, श्री गंगानगर की लड़कियां भी अछूती नहीं है। ईव टीजिंग जैसी घटनाएं बड़ी कॉमन होती हैं और लड़कियों को जनरली ये सिखाया भी जाता है कि इग्नोर करो बजाय शिकायत करने के। लेकिन हाँ, जहां शिकायत की जाती है वहां कार्रवाई भी की जाती है, पुलिस भी सजग है। और श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा जिस तरह से महिला शक्ति दल बनाया गया, ये लेडी पुलिस कांस्टेबल हैं जो रेगुलर रूप से यहाँ पेट्रोलिंग करती है और जिस तरह की शिकायतें आती है प्रयास करती है कि उन शिकायतों पर कार्रवाई कर सके और मंचलों को एक कड़ा सबक सिखाया जा सके। जी सुमित,
हेमंत जी अशोक, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ज़्यादातर जो शिकायतें स्कूल कॉलेज से आती हैं और इसके बाद ये जो टीम है रिस्पॉन्स करती है, लेकिन क्या कोई कानून ऐसा नहीं है कि समझाइश के आधार पर नहीं छोड़ करके इस तरह के मंचलों को सबक सिखाया जाए, ताकि देखिए क्या होता है, अमूमन क्या होता है, जब शुरुआत जो छेड़छाड़ जैसी छोटी घटनाओं को हम छोटी कह सकते हैं, लेकिन जिनके साथ इरिटेजिंग होती है वो उनको गहरे तक दर्द देके जाती है, और उसके बाद इसी तरह की घटनाओं को अगर इग्नोर किया जाए और उनको देखा नहीं जाए सही समय पर, तो वही बड़ी वारदातों में तब्दील होती हैं। और इस तरह के लोग, उन पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। अशोक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, इसमें कोई शक नहीं। कई बार गर्ल्स होती हैं जो या तो लाज से, शर्म से, या फिर उनको लगता है कि ना घर में सुनवाई होगी ना सिस्टम में सुनवाई होगी, तो वो ई टीजिंग जैसी या फिर पीछा करने जैसी घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करती हैं। और यही जो घटनाएं होती हैं फिर आगे जाके क्राइम में तब्दील होती है। चाहे वो श्री गंगानगर की बात करें, हम कोटा की बात करें, अलवर की बात करें, हर जगह कमोबेश यही हाल है। तो लड़कियों को ज्यादा सजग होना चाहिएगा। उन्हें उनके साथ यदि किसी तरह की छेड़खानी हो रही है, ई टीजिंग हो रही है, कोई भी छोटी से छोटी घटना क्यों ना हो रही हो, पुलिस की टीम है, मैं चाहता हूं कि आप उनसे ये सवाल पूछें कि आखिर किसी लड़की के साथ ई टीजिंग जैसी घटना हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो पुलिस तक पहुंच सकती है, और क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि इस तरह के मंचलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अशोक। बिल्कुल, हमारे साथ महिला शक्ति दल की सदस्य हैं जय जी। आप एक बात बताएं, जब लड़कियों के साथ ई टीजिंग होती है तो जनरली लड़कियां अप्रोच नहीं कर पाती हैं। स्टूडियो से सवाल है कि ऐसी लड़कियों को आप तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, और उन लड़कों को, उन मंचलों को किस तरह से आप सबक सिखाते हैं? सर, जैसा मैं बताना चाहूंगी कि जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को पहले तो खुद को मोटिवेट होना चाहिए। जो हम सेमिनार्स करते हैं स्कूल कॉलेज में, वहाँ बताते हैं कि उनको खुद को हमें मोटिवेट करना है। चोर के कभी पाँव नहीं होते। जैसे ही किसी ने पीछा किया, वो जोर से एक बार बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वहीं से लड़के जो होते हैं पीछे हटना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड, जो हमारे द्वारा हेल्पलाइन है, वो जो नंबर है वो हम सेमिनार्स न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के अंदर वितरित करते रहते हैं। वो नंबर है जिस पर लड़कियां आपसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं? 8764885709 जी। उसके बाद आप जब आपके पास शिकायत आती है तो आप किस तरह से इन मंचलों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से डील करते हैं? क्या केवल समझाइश करके छोड़ देते हैं या फिर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं? सर, डिपेंड करता है कि सामने वाले मंचले पर। कभी कभार क्या होता है कि छोटी एज उम्र दराज के लड़के होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हम करने क्या जा रहे हैं, उनको समझाइश करते हैं फर्स्ट टाइम। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो बड़े लड़के होते हैं, जो मतलब उनका ये एक पेशा की तरह होता है कि हमें कैसे करना है, रेगुलर उनको शिकायत करते रहते हैं। उनके लिए हम थाने ले जाके जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनकी कानूनी कार्रवाई करते हैं। और मोस्टली ये रहता है कि लड़कियों का नाम गुप्त रखा जाए, क्योंकि यदि लड़कियों का नाम उजागर करते हैं, इसी वजह से लड़कियां आगे नहीं आते। इसलिए हमारी टीम का स्पेशली रहता है कि वो लड़कियों का नाम उजागर नहीं करती और उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये पूरा ध्यान रखती है कि लड़की की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज ना हो, और यदि समझाइश के स्तर पर बात हो तो लड़कों को समझाइश करके छोड़ दिया जाए। बेहद जरूरी है कि इसे लेकर के खुद लड़कियां, बेटियां जागरूक बने और वो खुद आवाज उठाएं, और उनके लिए समझना भी बेहद जरूरी है कि वो कितनी आसानी से अप्रोच कर सकती हैं, पुलिस को कार्रवाई भी होगी। और बने रहिए हमारे साथ श्रीकांत व्यास है, बिल्कुल सरहद के जिले से हैं। और श्रीकांत, श्री गंगानगर का अनुभव ई टीचिंग को लेकर के, छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर के हम बात करें तो कैसा रहा है, और क्या वहां पर इस तरह के मामलों को से निपटने को लेकर के कोई एक्शन प्लान है पुलिस के पास में? जागरूकता है महिलाओं में, बेटियों में? हेमंत, जैसलमेर में लगातार जो है अगर बात करें तो ई टीचिंग और छेड़छाड़ के जो मामले हैं उनकी दर्जगी बहुत कम है। गर्ल्स कॉलेज के सामने ही जो है वृत्ताधिकारी का ऑफिस है, कहीं ना कहीं थोड़ा डर है, लेकिन मंचलों की जो स्थिति है वो प्रदेश भर में एक ही जैसी है। कहीं ना कहीं बालिकाओं में जो है इसको लेकर जागरूकता तो है, लेकिन पुलिस का कोई जो है बड़ा एक्शन अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ बालिकाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैं इस वक्त जैसलमेर की जो है महिला कॉलेज, बालिका कॉलेज जो है वहां पर हूँ। कुछ बालिकाएं हैं, इन दिनों अवकाश है तो कुछ बालिकाएं जो है वो परीक्षा के बाद बाहर मिली है, उनसे बात करते हैं। कैसा जो है वो इन दिनों ज्यादा जो परेशानियां होती है जब आप कॉलेज और स्कूल जाते हैं? नमस्ते, मेरा नाम चेल्सी चौहान है। मैं MLS गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। आजकल की अगर बात की जाए तो देखा जाए तो लड़की सुरक्षित भी है और असुरक्षित भी है। सुरक्षित इस तरीके से है क्योंकि वो खुद की सुरक्षा करना जान चुकी है, और असुरक्षित इसलिए है क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती है जो अपना जो भी उनके साथ होता है वो किसी को बता नहीं पाती, और अगर बता भी देती है, जैसे कि कुछ भी गलत हुआ है, अगर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी है, लेकिन प्रशासन उनके साथ नहीं खड़ा हो पाता है, बिल्कुल नहीं होता है। उनके केसेस को इस तरीके से दबाया जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका सेटलमेंट कर लेते हैं, लड़की को नीचा दबाने की कोशिश करते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम नीचे हो जाओ, फिर उनकी शादी कर लेते हैं, फिर वो केस रफा दफा हो जाता है। लेकिन
हम चाहते हैं कि लड़की जब घर से बाहर निकले तो वो एक सुरक्षित महसूस करे, यूं ना लगे कि हम कहीं बाहर निकले हैं तो डरी सहमी हुई रहे कि हम कहीं जा नहीं पाए। जैसे कि आज हम सिर्फ 3 गर्ल्स आ पाई है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो गर्ल्स सिर्फ 3 बजे ही आएगी क्योंकि उनका एग्जाम 3 बजे है। 1 बजे आने की उनको परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि दोपहर है और लड़कियां बाहर असुरक्षित भी महसूस करती है। उनके पेरेंट्स उन्हें जाने की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी बाहर माहौल खराब है, कभी कोई छेड़े, फिर वो घर पे आके अच्छे से बता भी नहीं पाती है। तो ऐसी काफी प्रॉब्लम्स होती है जो गर्ल्स को उनका सामना करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद अपने, वो कहते हैं, सेल्फ डिफेंस बनो, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जरूर उसको किसी को कहने की कोशिश करो, प्रशासन को कहने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपके साथ न्याय ना हो तो उस प्रशासन के खिलाफ भी आप आवाज खड़ी करो। ऐसे ही राजस्थान में अभी जैसे सुरक्षा सखी नाम का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि लड़कियों को सुरक्षा देने का काफी महिलाएं एकत्रित होकर उनकी हेल्प करती है, मदद करती है, और कुछ ऐसे केसेस सामने लाती है जिसमें लड़की का नाम का डर नहीं होता है। कई लड़कियां डरती है कि हमारा नाम बाहर चला जाएगा, समाज में नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा, तो वो सब नहीं रहता है। सिर्फ वहाँ पे जो अपराधी होता है उसको अपराध की सजा दी जाती है, बस, और कुछ नहीं किया जाता है। तो काफी लड़कियां इस तरीके से भी डरती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज से डरे नहीं, जो भी चीज है उसके खिलाफ खड़े हुए और अपने लिए आवाज जरूर उठाए। सेल्फ डिफेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। और लड़कियां भी है, आप देखिए कहीं ना कहीं जो कॉलेज के बाहर धूम्रपान के लिए तो बहुत कुछ रखा गया है, लेकिन बालिका सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे अंदाज में इस छात्रा ने बताया कि किस तरीके से जागरूक होना चाहिए। मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को बता दें कि ईव टीजिंग को लेकर के ही हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने राजधानी जयपुर में कुछ छात्राओं से बात की, युवतियों से बात की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार इनको किस तरीके से निपटा जाए। स्क्वाड की कंट्रोलिंग का जो काम है वो देखती है और हम उनसे बातचीत करेंगे कि निर्भया स्क्वाड की टीम मंचों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करती है, कैसे इस टीम की मॉनिटरिंग की जाती है। मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम टास्क आपके पास में, किस तरह से कार्रवाई होती है? सर, हमने जो है सिविल टीम बना रखी है, वो 16 टीम हमने बना रखी है और उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। हर टीम में जो है 2-2 गर्ल्स हैं और उनके साथ में हमने वैसे बॉयज़ भी नॉमिनेट कर रखे हैं ताकि इन केस कोई इस तरह का कोई अपराधी है जिनको गर्ल्स पकड़ ले लेकिन वो छुड़ाने की कंडीशन में है तो उनको जो है सेकेंड उनकी तरफ से हेल्प मिल सके। और दूसरा सर, हमारे पास जो नीली वर्दी में जो टीम रहती है वो सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे तक और 2 बजे से लेके 9 बजे तक कंटिन्यूसली जो है जयपुर कमिश्नरेट के 235 जो पॉइंट्स हमने बना रखे हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली गश्त करती हैं। जैसे कि मॉर्निंग में हम सुबह हमारी टीम को भेजते हैं पार्क में ताकि वहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में गैदरिंग ज़्यादा रहती है। उसके बाद में स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने का टाइम होता है तो उस टाइम भी हमारी निर्भया स्क्वाड वहाँ पे जाके प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जहाँ पे मॉल्स वगैरह, बस स्टैंड, जहाँ पे भी भीड़ वाली एरिया है और जहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, वहाँ पर हमारी निर्भया टीम काम करती है। अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है तो उसके लिए हमारी एक ऑफिस बना रखा है निर्भया का, और साथ में हमारी जैसे एडिशनल डीसीपी मैम सुनीता मीणा जी हैं, उसके बाद में लामा सर देखते हैं और जो हमारे कमिश्नर सर हैं वो डायरेक्ट इसको डील करते हैं। तो हमें जिस भी प्रकार से सूचना मिलती है, जैसे कि 1090 से तो सूचना मिलती है, कोई भी उस पर कॉल करके और हमसे संपर्क कर सकता है। सेकंड, हमारी जो गर्ल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो घूमती हैं तो अपने जो नंबर है, पर्सनल नंबर भी, वो वहाँ की गर्ल्स को, जैसे स्कूल कॉलेज हुआ या फिर कोई भी कॉलोनीज हुई या कोई भी ऐसी संस्था है जहाँ पे लेडीज़ हैं तो सबको वो अपने नंबर दे के रखती हैं। साथ में पार्क वगैरह के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी वो लोग अपने नंबर पर्सनली रखते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो वो लोग उनसे संपर्क कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूसली ये चलता है और हमारे पास जो भी सूचनाएं आती हैं कंट्रोल के थ्रू आए या गर्ल्स के थ्रू आए, आगे फिर उसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो हम उनको गाइड करते हैं। और उनको अगर बाई चांस हमारी गर्ल्स जैसे एक पार्क में है लेकिन घटना कहीं और घटित हो रही है और वहाँ की सूचना हमें मिल गई तो हम कंट्रोल के थ्रू उनको तुरंत मैसेज करते हैं, वो लड़कियाँ वहाँ जाती हैं और उसके बाद में हेल्प करती हैं। तो आखिरकार महिलाओं को, युवतियों को ईव टीजिंग को लेकर के, छेड़छाड़ को लेकर के जागरूक होना होगा और जब भी उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो पुलिस से संपर्क भी किया जाना चाहिए। और अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीगंगानगर का, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अशोक, जैसे 1090 एक हेल्पलाइन नंबर राज्य सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से जारी किया हुआ है, क्या वहां पर महिलाओं को, युवतियों को, छात्राओं को जानकारी है, जागरूकता है?
देखिए अभी जब हमारी गर्ल्स से बात हुई तो गर्ल्स का अक्सर यही कहना होता है कि उन्हें रिपोर्टिंग कहाँ करनी होती है, कैसे करनी होती है, इस बारे में जानकारी नहीं होती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जितने भी सामाजिक सेवा संगठन है ये प्रयास करते हैं कि लड़कियों को इन चीजों के बारे में जानकारी दे। हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपके साथ कभी ईव टीजिंग होती है तो आपको पता होता है कि किस नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करानी है और कहाँ दर्ज करानी है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता होता इस बारे में। क्या आपके कॉलेज में कभी इस तरह के कैंप या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है क्या? नहीं होती है, पर इतने अवेयर नहीं है गर्ल्स कॉलेज होता है तो ज्यादा गर्ल्स मस्ती में लगी रहती है और अवेयर नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है अशोक। और हाँ जी। हमारे सहयोगी जैसलमेर से श्रीकांत लगातार बने हुए। श्रीकांत, बहुत सुदूर इलाका और यहाँ पर यह माना जा रहा कि लोगों में शिक्षा की भी कमी है। क्या इसके बावजूद भी जिस तरीके से हम देख रहे थे छात्राओं में जागरूकता तो है इस बात की, लेकिन जो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है वो आम छात्राओं तक, युवतियों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्या? जी हेमंत, कहीं ना कहीं जो सरकार नियम, कायदे और कानून बनाती है, टोल फ्री नंबर्स जारी करती है, वो बालिकाओं और महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती। वो केवल और केवल पैम्पलेट्स पर रह जाती है। और ऐसे ही कुछ जो है स्थितियां जैसलमेर में भी है। सुदूर इलाका है, दूर दराज से बालिकाएं पढ़ने आती है। उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपको जानकारी है? क्या बालिकाओं को जानकारी है अगर कुछ टीचिंग होती है? हेलो, मेरा नाम मोनिका है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, नंबर्स की थोड़ी बहुत है, लेकिन लड़कियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इतनी जानकारी नहीं मिल पाती, पता नहीं क्यों। पर जी बिल्कुल श्रीकांत, जो है बहुत शुक्रिया। 1090 पर कॉल कर सकती हैं युवतियां ईव टीजिंग को लेकर के, छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर के। जैसलमेर से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। मनीष, आप बीकानेर से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े, अशोक का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर के यही बात है कि जागरूकता बेहद जरूरी है और जागरूकता के साथ साथ जब भी आपके साथ इस तरह की घटनाएं हो तो आपको आगे बढ़कर इसकी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प के लिए तैयार है, लेकिन आप पहुंचिए तो सही। नमस्कार।